हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। ये बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, लक्की आहूजा की ये बुक है। ठीक है, ये वाली बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। दिस इज़ फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड चैप्टर। थोड़ा सा मैं इंडेक्स भी आपको वापस से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर आपका इसका इंडेक्स है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो डन है ना। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर डन है। लर्निंग का हाफ डन है। हाफ में पहले इसको कंप्लीट कराऊंगी और फिर अब कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल डेट शीट भी आ चुकी है तो थोड़ा सा डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी और जितने भी आज में टॉपिक्स हो सकता है उतने आपको कराने की कोशिश करूंगी। कोशिश रहेगी कि विद इन 2-3 डेज या विद इन मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 डेज के अंदर आपकी पूरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में कंप्लीट करा दूं। उसके बाद आप रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने पढ़ा दिया था वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है एजुकेशनल साइकोलॉजी इन इंग्लिश करके, आप वो देख लीजिए। ये बुक आप ले आइए। अब इसके अंदर देखो, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, रीइंफोर्समेंट तक। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर। जो हम रिडक्शन थ्योरी या नीड रिडक्शन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, देखिए, और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एजुकेशन मैनेजमेंट की कंप्लीट वीडियो इन इंग्लिश मीडियम चैनल पर अपलोडेड है। 2 वीडियोज़ हैं, आप वो सिर्फ 2 वीडियोज़ देख लीजिए। प्लेलिस्ट में हालांकि 7 वीडियोज़ हैं, लेकिन 2 वीडियोज़ मैराथन करके हैं। वो 2 वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो आपका एजुकेशन मैनेजमेंट डन है। चलिए देखिए, रिडक्शन थ्योरी या जो नीड रिडक्शन थ्योरी है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, है ना, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट हैव टाइम टू मेक द पीपीटीज एंड ऑल। सो इसीलिए आप बुक से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, मेन एम ये है कि आपको इंग्लिश के अंदर मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी करा दूं। ठीक है, सो प्लीज़ कॉपरेट। देखिए, रिडक्शन थ्योरी या नीड रिडक्शन थ्योरी ये किसने दी है? क्लार्क हल ने दी है। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रख लो। रिडक्शन में यू है, हल में भी यू है। ठीक है, तो यू से करके याद कर लो। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इन्होंने क्या थ्योरी दी? मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग या प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इनका बेसिकली जो फोकस था वो किस पर था? इनका जो बेसिकली फोकस था वो री पर था। री को इन्होंने ये कहा कि अगर री होगा, इट इज़ डिफाइंड एज अ रिडक्शन ऑफ प्राइमरी नीड। यानी कि कुछ स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के बेसिस पे रिस्पॉन्स होता है। यही जो रिलेशनशिप है कि मुझे मान लीजिए भूख लगी और मैंने खाना खा लिया, तो इससे जो मेरी नीड थी वो कम हो गई, है ना। तो यानी कि ये एक प्रोसेस है और जो कि चलती रहती है। तो ये हल ने दिया है नीड रिडक्शन थ्योरी की नीड को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी इसका भी नाम यही है ना, नीड रिडक्शन थ्योरी, कि नीड को कम करना है। ठीक है, अब आप देखो, हल ने जो इन्होंने जो सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। और इन्होंने और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम दे दिया। इन्होंने बोला कि सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होता, कुछ साथ में और भी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स और क्या क्या होते हैं तो ये आप इनकी डायग्राम देख के समझ सकते हैं। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जिसका एजुकेशनल साइकोलॉजी ही सब्जेक्ट है तो देखो, उसके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी काम की नहीं है, क्योंकि आपको तो बहुत डिटेल में अपनी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, जो बाकी सब्जेक्ट्स के हैं उनके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मोर देन इनफ मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ। आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व होंगे। देखिए, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इन्होंने क्या कहा? बेसिकली एक प्रॉब्लम शुरू होगी, जैसे कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? नीड से शुरू होगी। जैसे मान लो, या तो आपको भूख लगी है ना, आई थिंक विजिबल होगा। या तो आपको जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, आपको नींद आ रही है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, आपके आसपास वेस्ट हो गया, आपको वो हटाना है। तो उससे आपको एक नीड आ गई, आपकी नीड आ गई तो फिर ड्राइव होगा, यानी कि अब आपके अंदर एक बेचैनी सी क्रिएट हो जाएगी और फिर आप कुछ ना कुछ गोल करोगे, यानी कि आप कुछ एक्शन लोगे। एक्शन करोगे, जैसे मान लो भूख लगी तो आपने खाना खा लिया, तो आपका फूड जो है खा लिया, या आपने पानी पी लिया तो आपकी प्यास बुझ गई, तो ड्राइव रिड्यूस हो गई और आप एक फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर आ जाएंगे। सो इसको बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। किसने दी थी? हल ने दी थी। तो इन्होंने बीच में ओ और ऐड कर दिया। थॉर्नडाइक ने सिर्फ एस और आर दिया था, लेकिन इन्होंने ओ और ऐड कर दिया, यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ये इनका फॉर्मूला है। इनके कॉन्सेप्ट क्या है? हैबिट स्ट्रेंथ। हैबिट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ एक मजबूत चीज़ होती है, वो होती है हैबिट। तो इन्होंने हैबिट फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ड्राइव मतलब वो चीज़ जिसकी वजह से हम कुछ काम जो है वो करेंगे।
हाँ जी, तो जिसकी वजह से हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंसेंटिव मोटिवेशन। इंसेंटिव मोटिवेशन एक मोटिवेटिंग इफेक्ट है, यानी कि वो रिवॉर्ड जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स, मतलब हम कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, दैट फॉलोज अ रिस्पॉन्स। तो ये हल्की थ्योरी थी जो कि मैंने आपको करा दी, बाकी थ्योरीज भी आपको जो है वो कंप्लीट करा दी गई हैं, ठीक है। ये देखो बुक के अंदर जो जो लिखा है, तो मुझे थोड़ा ये रहता ही है कि नहीं, मुझे सारा पढ़ाना ही है, तो इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा ही देती हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, तो अगेन आप वीडियोस के ऊपर बिल्कुल अपना जो ट्रस्ट है वो बना कर रखें। स्टिमुलस इंटेंसिटी डायनामिज्म, या जिसको इन्होंने कहा है वी, ये क्या कहते हैं कि किसी स्टिमुलस की कितनी इंटेंसिटी है। जैसे मान लो मुझे प्यास लग रही है लेकिन इतनी नहीं लग रही कि मतलब मैं एकदम पानी पीने जाऊं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी वीक है, तो वीक होगी तो यानी कि उसका रिस्पॉन्स भी स्ट्रेंथन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फिर आता है SER, यानी कि इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, यानी कि इफेक्टिव रिटेंशियल पोटेंशियल मतलब द लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे जो ड्राइव हो रहा है और बार बार आप उसको कितना फॉलो करते हैं, तो उसको कहते हैं इंसेंटिव मोटिवेशन। यानी कि इन सबका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज SER, यानी कि आपका स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स, और SER मतलब ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल मतलब कितना आप जो रिस्पॉन्स है वो बार बार परफॉर्म करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ ज़ीरो हो गई, मान लीजिए आपका मोटिवेशन ही ज़ीरो हो गया, आपका ड्राइव भी ज़ीरो हो गया, या आपका इंटेंसिटी डायनामिज्म ही ज़ीरो हो गया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। अब इनके वेरिएबल्स क्या क्या हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसको आप ऑब्जर्व करने वाले हो, है ना, इसी को तो हम चेंज करते हैं, और इसको चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ जाता है। और बीच में जो वेरिएबल्स आएंगे, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी जैसे कि ड्राइव, मोटिवेशन, हैबिट, स्ट्रेंथ, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हल्स थ्योरी। थोड़ा इन्होंने ये भी बोला है कि री इन्फोर्समेंट और मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैबिट्स आप बच्चों में क्रिएट कर सकते हो, और प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है ताकि फटीग ना हो, खासकर जब बच्चे थक जाते हैं तो बीच में आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है तो हम भी नहीं लेने वाले हैं, बस आपको ये थोड़े से कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, या जिसको हम वन ट्रायल थ्योरी कहते हैं या नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। ये किसने दी है? एडविन रे गुथरी ने दी है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये वन ट्रायल ट्रेनिंग पर बात करते हैं, और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1935। ये बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन अ डायरेक्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी कि कोई भी सिचुएशन, मतलब सबको क्रिटिसाइज कर देते हैं, देखो पावलोव को भी, स्किनर को भी, कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हो लोगों से और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक ही एक्सपोजर में सीख सकते हो अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो ये बोलते हैं एक ही बारी में सीख लो, बार बार कैट को प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। तो ये कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का मतलब कि अगर स्टिमुलस का कॉम्बिनेशन होगा किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में या रिस्पॉन्स के अंदर, तो जैसे ही स्टिमुलाई होगा तो रिस्पॉन्स जो होगा वो अपने आप आ जाएगा, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बात करते हैं। जैसे कि एक जो बच्चा है वो एक में एसोसिएट अ स्पेसिफिक स्टडी टेक्निक विद गेटिंग अ गुड ग्रेड, मतलब अगर उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो ये वन ट्रायल पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? नॉन रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? गुथरी बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिसेंसी, ये कहते हैं कि जो लास्ट रिस्पॉन्स है वही सबसे ज़्यादा अकर होता है, उससे पहले आप क्या कर रहे हो वो अकर नहीं होता, यानी कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो पास हो जाओगे, ठीक है। लॉ ऑफ री इन्फोर्समेंट। लॉ ऑफ री इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि री इन्फोर्समेंट तो देखो ज़रूरी है, और री इन्फोर्समेंट जो है वो स्टिमुलस रिएक्शन को अफेक्ट भी करती है, लेकिन री इन्फोर्समेंट से बार बार लर्निंग नहीं होती, ठीक है। ये बोलते हैं मतलब बार बार री इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया बहुत है। लॉ ऑफ पनिशमेंट, ये कहते हैं पनिशमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है लर्निंग में, और पनिशमेंट तो देनी ही नहीं चाहिए। पनिशमेंट से देने से सामने वाले का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो रुकेगा नहीं। ब्रेकिंग हैबिट्स बात करें हम गुथरी के थ्योरी की, देखो हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी ना लगे, है ना, तो मैं अगेन आपको कहना चाहूँगी कि इस वक्त मेरा जो फोकस है वो सिलेबस कंप्लीशन पर है। आप मेरे शब्दों को सुनेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, बुक ले आएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, तो बस यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप बस पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना, कि वीडियो पीपीटी में नहीं पढ़ाया या बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, तो थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम की कमी है, इस चीज़ को आप समझें। गुथरी व्यूड हैबिट्स एज रिस्पॉन्सेज, बोलते हैं हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारी हैबिट होती है, और हमारी ये तरीका भी होता है कि हैबिट्स को तोड़ना भी होता है। तोड़ना कैसे होता है, 3 मेथड्स ये बता देते हैं, हैबिट को तोड़ने के 3 मेथड्स बता देते हैं कि हमेशा हैबिट को तोड़ने के 3 तरीके हैं। एक है थ्रेशोल्ड मेथड, एक है फटीग मेथड, और एक है इनकॉम्पिटिबल रिस्पॉन्स मेथड। थ्रेशोल्ड मेथड क्या है कि आप जो है इंट्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद द हैबिट रिस्पॉन्स एट अ वेरी वीक लेवल ग्रेजुअली, यानी कि इसका मतलब ये है जनरल आपको कंडीशनिंग, जेंटल कंडीशनिंग करनी चाहिए, जैसे कि हॉर्स विस्परिंग। अब ये एग्जांपल आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत पहले एक जो हरियाणा का एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था कि ये हॉर्स विस्परिंग जो होता है वो किस मेथड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी हैबिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी हैबिट है कुछ भी, जो भी आपकी पर्सनल हैबिट होगी, तो मान लीजिए एसोसिएटेड विद अ हैबिट रिस्पॉन्स एट अ वेरी वीक लेवल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस अंटिल द रिस्पॉन्स नो लॉन्गर अकर्स। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी हैबिट है कि भाई आपको तो बीच बीच में क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम इसको लेकर चलते हैं कि आपको बीच बीच में क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो मैंने क्या किया, बीच बीच में आपको फुसफुसा दिया आपके कान में, ठीक है, समझ रहे हो। देखो 3 चीज़ें आप देखोगे ना, वो हॉर्स विस्परिंग, ये है ब्रेकिंग द हॉर्स अप्रोच, है ना, और यहाँ पे इन्होंने हॉर्स वाला एग्जाम्पल नहीं दिया कि यहाँ पे कोई बात नहीं एग्जाम्पल दिया। तो इसका मतलब क्या, हॉर्स विस्परिंग का मतलब कि भाई उसको कुछ कह देना, धीरे धीरे उसको समझा देना, प्यार से समझा देना, जेंटल कंडीशनिंग कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस मेथड में क्या होगा, फटीग मेथड के अंदर स्टिमुलस इज रिपोर्टेडली प्रेजेंटेड अंटिल द पर्सन नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड्स विद देयर हैबिचुअल बिहेवियर। दिस इज सिमिलर टू ब्रेकिंग द हॉर्स अप्रोच वेयर रिपीटिशन इवेंचुअली एग्जॉस्ट द हैबिचुअल रिस्पॉन्स, यानी कि बिल्कुल आपको तोड़ देना है वो चीज़ को, मतलब बिल्कुल खत्म कर दो इस हैबिट को। यहाँ पर क्या होगा, basically that triggers a response opposite to or incompatible with the habit that the individual wants to stop by associating the old stimulus with a new incompatible response. The habit is gradually distinguished। यानी कि वो 3 मेथड्स बता रहे हैं बेसिकली किसी भी हैबिट को तोड़ने के। पहला क्या है, इंट्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद द हैबिट, आपकी हैबिट से रिलेटेड जो स्टिमुलाई है उसको जब आप मतलब जब आपकी काफ़ी वीक लेवल पे वो हैबिट है तब उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना, ताकि आपकी जो ग्रेजुअली जो आपकी स्टिमुलाई है वो मतलब मजबूत होती चली जाए। फैटीग मेथड के अंदर स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड, यानी कि बार बार आपको स्टिमुलाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार आपको स्टिमुलाई दे रहे हैं जब तक कि आप उस वो जो पर्सन है जब तक उस हैबिचुअल बिहेवियर के साथ बिहेव नहीं करता। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिमुलस के साथ एक दूसरा स्टिमुलस भी दे रहे हैं ताकि जो इंडिविजुअल है दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स अपोजिट टू और इनकॉम्पेटिबल विद द हैबिट दैट द इंडिविजुअल वांट्स टू स्टॉप। तो यहाँ पे आपने न्यू को और ओल्ड को मिक्स कर दिया और जो आपकी हैबिट होगी वो कंप्लीटली तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं। थ्रेशोल्ड में आप इंट्रोड्यूस करोगे, फटीग में आप उसको बार बार प्रोवाइड करोगे कोई भी स्टिमुलस को, और इनकॉम्पेटेबल में स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ आप ऐड कर दोगे और फिर फाइनली जो हैबिट होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जेंटल कंडीशनिंग होगी, यहाँ पे आप धीरे धीरे उसको तोड़ने की कोशिश करोगे और यहाँ पे हैबिट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्शन। एक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्शन मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी पैसिव रिसेप्शन से नहीं सीखते। जैसे कि मान लो आप जस्ट आप सिर्फ सुन ही रहे होगे या सिर्फ मान लो मैं रीड ही करूँ, तो ऐसे नहीं सीखा जाता, एक्टिव रिस्पॉन्सेस से सीखा जाता है। फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबल एक्शन। रिस्पॉन्सिबल एक्शन का मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे थोड़ा सा फ्रीडम और सेल्फ डायरेक्शन मिले। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेसन्स को रिवाइज कराएं, बच्चों को मॉडिफाई करें, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं कॉग्निटिव फील्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो ये बहुत सारे हैं, देखो वेदेमर हैं, कॉलर हैं, कॉफका हैं, लिविन हैं, गेस्टाल्ट जो हैं वो तो पूरे की बात करते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि आप चीज़ों को जोड़ के समझें, होल को समझें, तोड़ कर ना समझें। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ना कि होल जो है वो ग्रेटर देन है द सम ऑफ इट्स पार्ट्स।
गेस्टल्ट कहते हैं कि लर्निंग जो है इट इज़ अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्नर्स परसेप्चुअल वर्ल्ड। तो ये कुछ ध्यान रखना है। अब इनकी आ जाते हैं गेस्टल्ट की ही इंसाइट थ्योरी। ठीक है, गेस्टल्ट की कौन सी है? इंसाइट थ्योरी है। देखो ये कोलर हैं, इनकी बुक थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या कहते हैं कि आप होल प्रॉब्लम को समझो रेदर देन पीस में लर्निंग, मतलब छोटे छोटे पीसेस को समझने से अच्छा है कि आप होल को समझो। अब ये देखो, ये इन्होंने कुछ एप्स ले लिए हैं, चिंपैंजी ले लिए हैं। बेसिकली ये आप देख रहे होंगे, ये इसको एक केज में बंद कर दिया गया है, ठीक है, और एक इसके हाथ में स्टिक दे दी गई है, ठीक है। बोथ वेयर स्टिक, एक स्टिक है और एक बॉक्स है। अब इसको क्या दिया गया है? बेसिकली जो चिंपैंजी है वो यूज़ कर सकता है। अब जो चिंपैंजी है वो बनाना के पास नहीं पहुंच पा रहा, बनाना थोड़ा दूर रख दिया गया है। अब थोड़ा प्रॉब्लम देखने के बाद जब उसने होल प्रॉब्लम को देखा तो उसको ये समझ में आया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब जो वो हाथ से तो पकड़ नहीं पाएगा, तो उसको पहले बॉक्स क्लाइंब करना पड़ेगा, पहले बॉक्स लेना पड़ेगा और फिर उसको स्टिक यूज़ करनी पड़ेगी और फिर उसको बनाना मिलेंगे, ठीक है। तो ये उसने मतलब थोड़ा सा उसकी कंडीशनिंग की गई। लेटर स्टेज में क्या किया गया? बनाना को थोड़ा और डिस्टेंस पे रख दिया गया, यानी कि लकड़ी से भी अब जो बनाना है वो नहीं मिल सकता। तो एनिमल ने सेम अप्रोच ट्राई करने की कोशिश की लेकिन काम नहीं आया। तो फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं एज कम्पेयर टू दोज एनिमल्स जो कि क्लासिकल कंडीशन है। यानी कि जैसे आपने रैट और कैट को बिल्कुल पढ़ा दिया था ना, ऐसे पढ़ाने से कुछ नहीं होता कि भाई ऐसे दबाओगे तभी आपको वो मिलेगा, नहीं। एनिमल्स जो चिंपैंजी है वो अच्छे खासे तरीके से सोच सकता है। तो उसने ये प्रॉब्लम दे दी और सॉल्यूशन दे दिया। अब प्रॉब्लम को उसने होल कहा है, बोले आप पार्ट में मत देखो, होल को देखो। चिंपैंजी जो है वो प्रॉब्लम को होल को देख रहा है और पूरा सॉल्व कर रहा है, यानी कि वो ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहा। उसको पता है कि मुझे बॉक्स लेना है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखना है, ठीक है, और फिर एक डंडा लेना है और फिर उससे बनानास जो है वो ले लेने हैं। तो गेस्टल्ट कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं उनको आप एक साथ रख दो, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो ऑब्जेक्ट्स दे आर क्लोज्ड इन स्पेस टेंड टू बी परसीव्ड एज ग्रुप। जैसे देखो आप ये एक ग्रुप लगेगा, ये एक ग्रुप लगेगा, ये एक ग्रुप लगेगा, तो इसको कहे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ क्लोजर, ह्यूमंस जो होते हैं वो इनकम्प्लीट पैटर्न्स को पूरा करते हैं। जैसे मान लो ये बॉक्स है ना, तो इसको आप ऐसे जोड़ना शुरू कर दोगे, ऐसे जोड़ना शुरू कर दोगे, अपने आप ऐसे बना दोगे, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। देन लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस का मतलब क्या है कि सिंपल, रेगुलर, कंप्लीट, ये कुछ परसेप्चुअल पैटर्न्स हैं और यहाँ पे आप होल को देखने की कोशिश करें, ठीक है। दिस माइंड स्ट्राइव्स टू परसीव द मोस्ट कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड होल। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि इन चेहरों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है ना, तो उससे वो थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि परसेप्चुअल पैटर्न्स, आप क्या सोचते हो, आपका क्या परसेप्शन है। तो टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है कि भाई लर्निंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इनसाइट। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको जो लर्नर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम की सभी चीज़ों को देखना चाहिए, एक चीज़ को नहीं देखना चाहिए, पूरे पैटर्न को समझना चाहिए। और पुराने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी नई चीज़ों को सीखने में हेल्प करते हैं। एक्टिव अगर आप एक्सप्लोर करोगे, इंक्वायरी करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है लर्निंग के लिए। और होल में समझो, पार्ट्स में मत समझो। ये गेस्टल्ट की थ्योरी थी, ठीक है। ये मैं आपको थ्योरीज जो है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा देती हूँ, वरना फिर अपना सिलेबस जो है वो रह जाएगा। ये तो देखो हेडिंग ये है कि करिकुलम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम को होल में दो, चाइल्ड को होल में समझो, लर्निंग को ट्रांसफ़र करो, इंटेलिजेंट लर्निंग होनी चाहिए, है ना, हायर मेंटल फैकल्टीज़ होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए यूज़फुल है, साइंटिफिक डिस्कवरीज को फैसिलिटेट करता है और गोल ओरिएंटेड थ्योरी। फिर ये आप एक देखोगे फील्ड थ्योरी बाय कर्ट लिविन। तो कर्ट लिविन क्या है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल और उसका एनवायरनमेंट दोनों से ही बिहेवियर जो होता है वो डिसाइड होता है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि आपकी फिजिकल और आपका सोशल एनवायरनमेंट आसपास कैसा है। लाइफ स्पेस, लाइफ स्पेस का मतलब आपका टोटल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड कैसा है, मतलब सिर्फ जो चीज़ें आप देख पा रहे हो वो नहीं, आपकी मेमोरीज, आपकी बिलीव्स, आपकी नॉलेज, आपके एटीट्यूड्स, आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स जैसे कि मिथ, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया है दैट बी बिहेवियर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
बिहेवियर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पर्सन, जो कि उसके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, और उसी को हम लाइफ स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा कर्ट लिविन का। तो इन्होंने लाइफ स्पेस की बात की है ना, लाइफ स्पेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बता दिया। फिर एक इन्होंने की ओवरलैपिंग लाइफ स्पेसेस की, जो पर्सन है उसका एनवायरनमेंट चेंज भी होता है, नए एक्सपीरियंस भी आते हैं, तो लाइफ स्पेस शिफ्ट भी करता है। फिर होता है बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस पर भी डिपेंड होता है, और पर्सन पर भी और उसके एनवायरनमेंट पर भी। कुछ अलग बात नहीं है, सेम ही बात ये बार बार बोल रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि कर्ट लिविन ने फील्ड थ्योरी जो थी वो दी थी। ठीक है, कर्ट लिविन ने फील्ड थ्योरी दी थी। अब आ जाओ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो ये तो कम्युनिकेशन के अंदर भी आप समझते होंगे कि कोई मैसेज जो है वो सेंड करना है, तो आपने उसको इनकोड कर लिया है ना किसी भी फॉर्म के अंदर। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। इट कैन बी थॉट एज एन इनिशियल स्टेज ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन वेयर द सेंसरी इनपुट इज ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि कुछ हमारे प्रोसेसर्स होंगे जिससे इंफॉर्मेशन जो होगी वो पास होगी। तो एनकोडिंग का मतलब जैसे ह्यूमन मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो याद करने की जो क्षमता है, वो कैसे होती है कि हम एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ सीखते हैं और हम अपनी मेमोरी में उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर हम उसको स्टोर करके रखेंगे, कुछ टाइम तक स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, और फिर उसको बाद में यूज़ करने की कोशिश भी करेंगे। रिट्रीवल का मतलब क्या होगा कि जब हमें फिर उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेंगे। अब एक इन्होंने बोला है सेंसरी मेमोरी, एक इन्होंने बोला सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इनिशियल स्टेजेस होती है, जहाँ पे जो आपका जो भी, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ देखी, टेस्ट की, या जो आपने साउंड सुनी, तो हार्डली 1 से या 3 सेकंड के लिए। और अगर इन्फॉर्मेशन जो है उसको आपने ध्यान नहीं दिया तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आपने फोकस दिया तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पर आ जाओगे, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए होगी, ये 30 सेकंड्स के लिए होगी। ठीक है, फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे समय तक रहेगी, परमानेंटली आपके पास रहेगी। तो ज़रूरी क्या है कि आप अटेंटिव रहो, आप रिकॉग्नाइज करो और आप रिहर्सल करो। ठीक है, ये आपकी स्टेजेस थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो मैंने आपको पहले की वीडियो में करा दी थी, लेकिन फिर भी देखो बुक में लिखा हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है बुक भी कंप्लीट कराने का, इसलिए मैं आपको बुक भी करा रही हूँ। ये है एक साइन लर्निंग थ्योरी। किसने दी है? टॉलमैन ने दी है। ठीक है, टॉलमैन ने साइन लर्निंग थ्योरी दी है। ज़्यादातर ये सब अमेरिका के ही हैं, और इन्होंने फोकस किया कि भाई आप इंसान को ऑब्जर्व करो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ही है। जो गोल होता है, बिहेवियर जो होता है वो सिर्फ स्टिमुलाई से नहीं होता बल्कि गोल डायरेक्टेड भी होता है, और हमारी इंटरनल प्रोसेसेस से भी फर्क उस पर पड़ता है। ये इनके दूसरे दूसरे नाम हैं साइन लर्निंग थ्योरी के, जैसे कि साइन गेस्टाल्ट थ्योरी है, पर्पसिव बिहेवियरिज्म थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म थ्योरी है। देखो आज का ये चैप्टर जो है ये आज का ही थोड़ा सा और टफ रहेगा। इसके बाद जैसे ये जो चैप्टर्स होंगे ना, जैसे एडजस्टमेंट वाला, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब इजी है। ये चीज़ें क्या है, थोड़ी रटने वाली हैं, जैसे कि इसने क्या कहा है ना। तो ये जो थोड़े स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स थे तो ये थोड़े रटने वाले थे। अब जो चैप्टर्स आएंगे वो इजी आएंगे। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इजी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी की जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं थ्योरी के अंदर, कैसे बोल रहे हैं, बट यही बोल रहे हैं और यही हमें याद करना है। जिन्होंने जो बोला है वही ध्यान रखना है। अब देखो टोलमैन की पर्पसिव बिहेवियरिज्म। पर्पसिव बिहेव मतलब अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो कुछ भी अगर बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, बस इतना ध्यान रखो। इसी को बोलते हैं पर्पसिव बिहेवियरिज्म या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। फिर एक है साइन एस्टल्ट थ्योरी, गेस्टल्ट थ्योरी। ये टॉलमैन के अप्रोच का बिल्कुल सेंटर है, और ये इस थ्योरी में ये कहते हैं कि बिहेवियर 3 चीज़ों की वजह से होता है। एक गोल की वजह से, एक सिग्नल की वजह से, और एक एंड रिलेशंस की वजह से। कि एक तो आपका मकसद क्या है, एक क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपने एकदम एक्शन कर दिया, एक कौन सी चीज़ है जिससे कि आपके एंड जो पॉइंट्स थे वो अचीव हो गए। फिर एक इन्होंने बोला मोलर एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। मोलर बिहेवियर्स क्या होते हैं? गोल डायरेक्टेड होते हैं। मॉलिक्यूलर क्या होते हैं? मैकेनिकल होते हैं। मैकेनिकल मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे कि कोई भी सिंपल प्रोसेसेस है उसको आप दैट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मीनिंगलेस एलिमेंट्स। आप छोटी छोटी चीज़ों में और तोड़ें बातों को और फिर उसको समझने की कोशिश करें।
कॉग्निटिव मैप्स क्या होते हैं, मीन्स आप इंटरनल अपना जो भी आप एक्सटर्नल चीज़ों को देख रहे हो, है ना, आप उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। लेटेंट लर्निंग का मतलब कि बस आप सीख रहे हो, अभी आपको इन्फोर्समेंट मिले ना मिले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बस सीख रहे हो, ठीक है। फिर आ जाओ टॉल मैन का लेटेंट लर्निंग पर इन्होंने दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 रिवॉर्डेड, ग्रुप 2 डिलेड रिवॉर्ड। रिवॉर्डेड का मतलब क्या होगा, ये जो रैट्स होंगे ना, इनको क्या होगा, जैसे ही ये मतलब एंड तक पहुंच जाएंगे, तो ये देखो ये इनका एक डायग्राम होता है, ये डायग्राम होता है, तो जैसे ही वो अपने मतलब एंड तक पहुंच जाते हैं ना, तो इन्हें तुरंत के तुरंत क्या मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है। फिर है डिलेड रिवॉर्ड। डिलेड रिवॉर्ड में क्या होता है, इनको पहले 10 दिन तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, फिर भी ये इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, ये इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। नो रिवॉर्ड का मतलब अगर आप इन्हें रिवॉर्ड ही नहीं दोगे तो ये इंप्रूव ही नहीं करेंगे और ये कुछ नहीं सीख सकते। तो ये टॉलमैन की थ्योरीज थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर आ जाओ सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी मॉडलिंग सोशली कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। किसने दिया, बंडूरा ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, इनका एडोलेसेंट एग्रेशन या लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, 1977 की बात है। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर, तो मुझे पता नहीं आपको क्लियर है या फिर नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि बंडूरा के अकॉर्डिंग जो इन्होंने अपने इसको मॉडलिंग भी कहा है कि इंडिविजुअल जब भी कोई नई चीज़ सीखता है तो वो दूसरे को देखकर सीखता है। लर्नर अपने आप से दे डज नॉट नीड टू परफॉर्म द बिहेवियर देमसेल्व्स टू लर्न इट, दे कैन लर्न जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर। मतलब आप जो उनके सामने करोगे ना वो उसको देखकर सीख लेंगे। जैसे कि खासकर छोटे बच्चों के सामने आप जो करते हो ना वो तुरंत पकड़ लेते हैं, आपको उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो सीख जाते हैं अपने आप। एक उन्होंने इन्होंने दिया बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट 1963 में। बच्चे क्या हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर उनके सामने कोई अडल्ट जो है वो उस बेबी डॉल की तरफ एग्रेशन दिखा रहा है तो बच्चा भी उसकी तरफ एग्रेशन दिखाता है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं। समझ आ गई बात, तो जैसा उनके सामने करोगे वो वैसा ही सीख जाएंगे। तो इन्होंने एक तो क्या कहा कि भाई जो बच्चा है वो देखे तो सही पहले कि आप एग्रेशन दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे, तो बच्चा आपकी तरफ अटेंशन पे करे, लर्नर आपको देखेगा, उसके दिमाग में चीज़ सेट हो जाएगी कि हाँ ऐसे करना होता है, मेमोरी हो गई। फिर वो उसको करने की कोशिश करेगा, सेम चीज़ करने की कोशिश करेगा, और फाइनली उसको मोटिवेशन मिल जाएगा कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर अच्छा हो रहा है तो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, नहीं अच्छा हो रहा तो पनिशमेंट मिलेगी। रीइंफोर्समेंट इन्होंने दो तरीके की कही, विशेरियस और सेल्फ रीइंफोर्समेंट। विशेरियस क्या होता है, जब कोई दूसरा पर्सन आपकी बड़ाई करे, और सेल्फ इन्फोर्समेंट जब आपके अंदर खुद ये हो, हाँ भाई मैंने ये चीज़ अचीव करी है, प्राइड की बात जब आए। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी इन्होंने दिया। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के अंदर इन्होंने क्या कहा कि देखो बिहेवियर जो है ना वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। देखो ये ना, ये खुद अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो इसलिए आपको लगता होगा ये तो हर कोई अलग अलग ही कह रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग ही कह रहे हैं तो मैं ही क्या करूं, है ना। तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, तो ये सब पढ़ना ही पड़ता है। कॉग्निटिव क्या होता है, आपकी बिलीफ, थॉट्स, परसेप्शन। बिहेवियर आपके क्या एक्शन है, एनवायरनमेंट आपका क्या एनवायरनमेंट है। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी जो पर्सन होगा वो अफेक्ट होगा। जैसे कि पर्सन के थॉट क्या है, बिलीफ क्या है ना। फिर उसका जो बिहेवियर है कैन ऑल्सो शेप, कि भाई वो किस तरह हम उसको शेप कर सकते हैं, उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। तो ये सब सोशल लर्निंग थ्योरी है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि टीचर्स उसके सामने क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं, मीडिया क्या सेट कर रही है, वो खुद क्या ऑब्जर्व करके सीख रहा है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, रीइंफोर्स दे रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरीज हमने पहले ही कर ली थी तो इसको बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एक जो ये गैगने है ना, ये गैगने का भी थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। इनके 8 जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, गैगने के 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग का मतलब जैसे कि बेल देखी, फूड देखा, सलाइवेशन आई, सिग्नल लर्निंग, देख के सीखना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा कि आपने स्टिमुलस दिया और फिर रिस्पॉन्स आया, दैट इज वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। एक होती है चेन लर्निंग कि पहले आपने एक चीज़ सीखी, पहले आपने वर्ड सीखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट सीखे, फिर आपने सेंटेंस बनाना सीखा, सेंटेंस लर्निंग हो गया। ये दिखाई दिया है ना, हाँ ऐसे।
फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि जब आप वर्ड से सीखते हो। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी कि जब आप जो मेंटल प्रोसेसेस हैं आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि फीडिंग बॉटल अलग होती है और बाकी बॉटल्स अलग होती हैं, यानी कि हर चीज़ अलग अलग है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, जैसे कि डॉग्स और कैट्स अलग हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि आप समझ चुके हो कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं, प्रिंसिपल से भी सीखते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो ये गैगने के 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको रट लेना आपको। अच्छा, अब एक इसके अंदर जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, फिर ये चैप्टर अपना आज ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर आपका 4th चैप्टर आ जाएगा। ये आज की जो वीडियो है वो मुझे खुद ही बड़ी बेकार सी लग रही है, मैं सच बताऊँ, पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन पढ़ाना तो है ही, है ना, तो फिर इसलिए मैं पढ़ा भी रही हूँ, वरना मैं अपनी तरफ से होती तो मैं इसको छोड़ देती। लेकिन क्योंकि मैंने बोला है कि भाई बुक जो है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, तो मैं आपको एक भी पेज छोड़ नहीं रही हूँ। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने सीख लिया, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। पॉजिटिव मतलब आप सीख गए, है ना, आप सीख गए हो तो पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब आप सीखे, मैंने कुछ पढ़ाया, आपने कुछ और सीख लिया, तो नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप बस फोन रख के सो गए हो अब आप, तो यानी कि जीरो और न्यूट्रल ट्रांसफर है। लेटरल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मैथ सीखा और फिर आपने मनी और वेट मेजरमेंट में उसको यूज कर लिया, उसको बोलते हैं लेटरल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हो, यानी कि आपने बेसिक अरिथमेटिक सीख लिया, अब आप अलजेब्रा सीखोगे, वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। ये कुछ थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक ने दी है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी, जैसे कि आप पियानो अगर बजाना सीखते हो तो आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी सीख जाओगे, या फिर आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन सीखते हो तो आप पियानो बजाना भी सीख जाओगे। जनरलाइजेशन थ्योरी, यानी कि आप अपने प्रिंसिपल्स रूल्स एक सिचुएशन वाले दूसरे में यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट्स थ्योरी का मतलब लर्नर जो है, जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, अगेन जो उसने एक सिचुएशन में सीखा है वो दूसरे में सीख सकता है। एरिस्टोटल की है मेंटल फैकल्टीज, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। और ये जो माइंड है कंपोज करता है डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ को, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सुन लोगे ना, तो जैसे कि अगर बाई चांस किस्मत ही बुरी हो गई, पेपर में आ गया, तो ये लर्निंग कर्व्स है। देखो, अभी थोड़ी पहले देर हो सकता है आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी हो तो आपकी लर्निंग यहाँ थी, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे खुद ही पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आपकी लर्निंग यहाँ हो गई। फिर मैंने कहा पेपर में आ सकता है लेकिन, तो फिर आपकी लर्निंग यहाँ हो गई। फिर मैंने कहा कि नहीं आएगा, जो होगा तो फिर यहाँ आ गई, ठीक है। सो दिस इज लर्निंग कर्व, आर्ट्स ऑफ लर्निंग, है ना। आपको पता है, आप पूरी वीडियो के अंदर एक जैसा आपका टेंशन नहीं रहा होगा, ऊपर नीचे हुआ होगा, कभी रैपिड, कभी स्लो, कभी कुछ भी नहीं हुआ, है ना। आप बिल्कुल ही मैडम क्या ही बोल रही है, ये आपके माइंड में आ गया होगा। अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा सा लर्निंग कर्व जो है वो अब आपका वापस से यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आप देखोगे, ये कॉन्वेक्स कर्व है। कॉन्वेक्स कर्व मतलब ये इसको नेगेटिवली एसेलरेटेड बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली एसेलरेटेड। नेगेटिव एसेलरेटेड का मतलब क्या है कि पहले जो टास्क था सिंपल था और आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे सीखे, लेकिन अब आपकी गति धीरे हो गई है। ये वीडियो वाला एग्जाम्पल है, जब आप वीडियो ओपन करते हो ना तो आप बहुत कोशिश करते हो अच्छे से सीखने की, फिर धीरे 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 बोरियत शुरू हो जाती है। फिर देखो, कॉन्केव लर्निंग मतलब कि पहले जो था वो मैडम का पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था, धीरे लर्निंग हो रही थी, डिफिकल्ट था, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है, तो फिर कॉन्केव लर्निंग हो गई, ठीक है, कॉन्केव लर्निंग। तो अगर वीडियो देखो नेगेटिव है तो पहले हाई आपका एंथुजियाज्म रहेगा, और अगर वीडियो पॉजिटिव है तो पहले आप कम सीखोगे, फिर बाद में धीरे धीरे वीडियो में इंटरेस्ट आने लगेगा। दिखाई तो दिया है ना, दिस इज कॉन्केव लर्निंग एंड दिस इज कॉन्वेक्स लर्निंग। चलिए, ये कॉन्वेक्स कॉन्वेकेव है ना, दोनों का मिक्सचर। चलिए, ये अब आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है, बुक ज़रूर ले आइए। और अब पक्का जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहें। थैंक यू।